नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आरक्षण पर सियासी आर पार की। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में दिए जा रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए आरक्षण को तय सीमा में लाने के आदेश दिए तो सियासत में बवाल मच गया। विपक्ष ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया तो सरकार ने पिछली सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। इस बीच प्रदेश में प्रभावित वर्ग आंदोलन पर आमादा हो गया और सीएम बघेल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मजबूती से कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे। अब सरकार ने तय किया है कि 58% आरक्षण पर रोक मामले में 3 वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल सरकार तैयार करेगी और ये पैनल सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी सरकार का पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल ने वकीलों के पैनल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने विशेष पैनल के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। यानी कि सरकार अब इस पैनल के जरिए से अपना पक्ष रखवाएगी और कोशिश ये होगी कि आरक्षण फिर से 58% हो जाए। हालांकि कितना ये आसान या कितना मुश्किल है, क्या ये केवल सियासी दांव है, इसी पर हम आज बहस करने वाले हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी, बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार रमावतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। रमावतार सर, राजीव जी, नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे। नितिन जी, 58% आरक्षण था, 50% के दायरे में आ गया और उसके बाद से फिर सर्व आदिवासी समाज और फिर बाकी जो प्रभावित वर्ग हैं वो भी अब लगातार मांग कर रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है, कैसे कराएंगे फिर से 58% आरक्षण? देखिए, सरकार संवेदनशील है। जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हमने बिल्कुल इस पे कोई भी हिला हवाला नहीं किया और लगातार इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विधि विशेषज्ञ जो हैं उन सारे लोगों से राय मशवरा करने के बाद ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सरकार की, पिछली सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी अकर्मण्यता, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से, क्योंकि 2011 में ये आरक्षण का इनका जो नियम था वो पास हुआ था। 2012 में 21 याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तब ये 7 साल जो इनका रहा, लगातार हाईकोर्ट के करस्पॉन्डेंस इनके साथ चलते रहे, जवाब सवाल होते रहे, इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। हमारी सरकार बनने के बाद आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि काफी समय तक कोविड काल के दौरान कोर्ट भी बंद थे और सारी चीजें थी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी आपको पता है। उस वजह से थोड़ा सुनवाई में इसके विलंब हुआ। सुनवाई के समय हमने राज्य सरकार ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा। अंतिम बहस के दिन खुद स्वयं अकाउंटेंट हमारे जो एजी थे वो भी वहां पर खड़े थे और पूरी सुनवाई के दौरान एक तथ्य निकलकर सामने आया कि तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस गठित कमेटी की रिपोर्ट ही उन्होंने हाईकोर्ट में पेश नहीं की, एक शपथ पत्र पेश नहीं की। तो इतनी बड़ी जो खामियां थी उसको फिर हमने कोशिश भी की कि ये चीजें हो जाए, पर कोर्ट ने मान्य नहीं किया। अब जो है राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, जिसके लिए कि एक वकील का पैनल भी नियुक्त कर लिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरक्षण का जो मसला है हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर जनता के हित में फैसला जरूर लेकर आए। ठीक, मैं आता हूं नितिन जी आपके पास। राजीव जी, तो इसे क्या कहा जाए? बीजेपी की अच्छी किस्मत कहा जाए, दमन सरकार की और बाकी जो वर्ग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी अच्छी किस्मत कही जाए कि आपने 12 में ये शुरू करवाया था और 18 तक जब तक सरकार बदली नहीं और 22 तक, ये आज इस साल को भी जोड़ लीजिए, इन 10 सालों तक 58% चलता रहा, वो सबको लाभ उसका मिलता रहा। और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने दरअसल गड़बड़ शुरू से ही कर दी थी, तो फैसला तो आना ही था इसके खिलाफ। साहब देखिए, आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी 2 राह पर चलती है। आदिवासी और ओबीसी वर्ग को कहती है कि हमने आरक्षण के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ है, और कांग्रेस के ही दूसरी तरफ के लोग हैं वो हाई कोर्ट में जाके याचिका लगाते हैं कि आरक्षण नहीं लगना चाहिए। और उनके अपने समाज में वो उनका अभिनंदन होता है। पिछले डिबेट में भी ये बात हुई थी, बात अधूरी रह गई थी। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस विषय को पुनः रखा।
तो ये कैसी बात है? आप वंचित और आदिवासी और ओबीसी समाज के सामने कहते हैं कि हम देना चाहते थे, लेकिन कोर्ट की बेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की वो है और साहनी प्रकरण है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडरान ही, जो कांग्रेस के ब्राह्मण समाज के नेता है, वो जाकर हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं और उनका अभिनंदन होता है। तो ये जो कांग्रेस डबल गेम खेल रही है, वो आदिवासी समाज के पास, ओबीसी समाज के पास बिल्कुल कलई खुल चुकी है कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी दो डबल गेम खेलती है आरक्षण के मुद्दे पर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार हार गई। अरे आपकी सरकार थी 4 साल तक, आपने क्यों नहीं पीट किया? आप सरकार आपकी थी 4 साल, आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं साक्ष्य प्रस्तुत कर सके? आप क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट और हरियाणा का उदाहरण दे सके, जहां तय सीमा से भी ज्यादा आरक्षण है? आप हमेशा, हर विफलता आपको भारतीय जनता पार्टी दिखलाई देता है और हर सफलता आपको अपना लगता है। नहीं तो राजीव जी, जो 15 साल कांग्रेस नेता क्या जिक्र कर रहे हैं, वो बुनियाद हमारी मैं पूछता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाता तो जाहिर बात है कि उसका संज्ञान तो लिया जाता, उस पर बहस तो होती। तो इसमें कांग्रेस नेता की वजह से ऐसा हुआ या कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसा हुआ? आपको लगता है कि ये है सवाल? क्योंकि कोई भी जाता तो जाहिर बात है उसकी बात सुनी जाती और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी पर होता। आपके चैनल में कहता हूँ, इनका अभिनंदन हुआ है। आसिफ जी, सत्यनारायण शर्मा जी का सम्मान हुआ है, विकास पाठक जी का सम्मान हुआ है। क्यों सम्मान हुआ है? कि उनके लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और वो आरक्षण का लाभ नहीं हुआ। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड बात है। एक तरफ आप आरक्षण की बात करते हैं, कोशिश करने की बात करते हैं, आप लोग वो मुखौटे मिलते हैं ना होली में, वो लगा के घूमते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड है। एक मिनट नितिन जी, इसके लिए आदिवासी समाज, वंचित समाज के पास बिल्कुल ये संदेश जा चुका है और कांग्रेस की कलई खुल गई है। अब वो कपिल सिब्बल को हायर कर रहे हैं। अभी 4 साल तो आपकी सरकार थी साहब, आपको तो फैसला तो अभी आया ना राजीव जी, फैसला तो अभी आया ना 2018 तक, जब ये सवाल जवाब फैसला अभी क्या किया, जब अभी संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। नितिन जी एक मिनट, नितिन सर ऐसे नहीं, नितिन सर एक मिनट रुकिए, क्या न्याय दिया? नितिन सर सुन लीजिए, मैं आता हूँ। और हरियाणा सरकार, नितिन जी एक मिनट रुकिए ना, आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूँ। हाँ राजीव जी, अच्छा राजीव जी आप भी रुकिए 1 मिनट, हमारे साथ रामावतार सर हैं, आप भी रुकिए 1 मिनट रुकिए। रामावतार सर देखिए, अब क्वांटिफाइबल डेटा और हेड काउंट उसकी बात चल रही है, तो बात तो बड़ी सीधी सी है कि ये क्या दिव्य ज्ञान पहले नहीं था? 52%, 54% अगर ओबीसी हैं तो जाहिर बात है कि इतने बड़े हेड काउंट पर 52-54% आरक्षण तो नहीं दिया जा सकता। ऐसी ही कुछ दलीलें कुछ और राज्य सरकारों ने भी कोर्ट में रखी हैं, लेकिन फिर उनका क्या हश्र हुआ या वहां से वो क्या लेकर लौटे, ये हमने हाल में देखा है अभी। देखिए आसिफ जी, जो भारत का संविधान है, संविधान में बनाए गए नियम कानून है, आरक्षण के बने हुए हैं। वो आरक्षण का एक दायरा है, हर वर्ग का, हर समाज का वो बना हुआ है। उसका पालन करते हुए सभी काम करें ना। उसका अगर उल्लंघन करेंगे सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए या किसी वर्ग को प्रभावित करने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए, अगर इस तरह के आरक्षण देने की प्रक्रिया कोई भी सरकार कभी भी करे या कोई भी सरकार किसी को रोकने की कोशिश करे और किसी को बढ़ाने की कोशिश करे, तो ये राजनीतिक दांवपेच में इस संवेदनशील मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को फंसाया जा रहा है। और फंसा के उन लोगों को भावनाओं से खेलने का काम मत किया जाए जो वास्तविक में जो जरूरतमंद है, जिन लोगों को भारत के संविधान में आस्था है, भारत के संविधान के बनाए गए नियम है, उसको भी सरकार पालन करे। और वो अगर करे तो ये विवाद की स्थितियां नहीं बनेगी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, तो आप इसे सरकार की संजीदा कोशिश के तौर पे देखते हैं कि सियासी दांव के तौर पे देखते हैं? रामावतार सर देखिए, सियासी दांव हर पार्टियां करती हैं, उसी अनुसार ही काम करती हैं। और बात जो नियम कानून की लाते हैं, सियासी दांव सबका है। छत्तीसगढ़ में बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग है जो निर्णायक है, सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहती है। उस वर्ग की उपेक्षा का मामला बड़ा तेजी से उभर रहा है। तो उस वर्ग को ये दिलासा दिलाना, उस वर्ग को ये आभास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे
पिछली सरकार ने नहीं लड़ा, पिछली सरकार ने गलत लड़ा। अब ये बोल सकते हैं कि हमने ऐसा किया, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा ये देखना पड़ेगा कि संविधान क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन क्यों हो रहा है, उल्लंघन करने के पीछे की रणनीति क्या है और पूर्वता क्या गलती की गई है। पहले भी पिछली सरकार में अगर गलती की है तो उसका भी उल्लेख है, वर्तमान सरकार जो करने जा रही है उसको भी जनता देख रही है। तो इस तरह के आरक्षण को लेकर जो दांवपेच आंकड़ों का और किया जा रहा है वो चीज से बचा जाना चाहिए। सरकारों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, वोट बैंक को बनाए रखने के लिए जिस तरह की दांवपेच संविधान के तहत होनी चाहिए, संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए काम होना चाहिए। किसी और के उसके स्वाभिमान सम्मान या उसको दी गई अधिकार उसका उल्लंघन, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर। नितिन जी, अब चुनौती आपके सामने दोहरी है। आपको 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण लाना पड़ेगा। नहीं ला पाए तो फिर बात यही होगी कि आप मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए, और अगर मामला 23 के पार गया तो फिर इसे जानबूझकर खींचा गया कदम या सियासी दांव कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, बताइए। देखिए आसिफ जी, हम वोट और नोट के लिए राजनीति नहीं करते, कांग्रेस सेवा के लिए राजनीति करती है। जहां पर ये बात आ रही है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और हाईकोर्ट से यदि वो डिसीजन आया है तो उसको दिया जाए। सब आप कितनी और एक मिनट रुकिए तो सही। अरे राजीव जी, आपके पास आऊंगा ना, भरोसा रखिए। मैं तो कहता हूँ मजबूती से लड़ेंगे और देखिएगा जीतेंगे भी। हाईकोर्ट का डिसीजन होती है ये। राजीव जी, सवाल भी होंगे या गमछा पकड़ लीजिए एक दूसरे का, रुकिए तो सही। तो शायद ये लगता है राजीव जी कि मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट की लैंग्वेज तो वही होगी ना जो इसमें लिखा है इनके ऑर्डर शीट में। पढ़िए आप, इनकी कारगुजारियां शुरू से ही ये मामला शुरू से ही 4 साल जैसे इन्होंने खड़े किया था, हाथ थे न पैर थे, शुरू से ही इनकी मंशा नहीं थी, ये गंभीर नहीं थे। ये गंभीर होते तो कोर्ट में 7 साल क्या कर रहे थे भाई, जब जवाब और सवाल चल रहा था। अब भी तो नितिन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। एक मिनट नितिन जी, हाँ सुनाइए जरा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर। और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट भी जो सियासी कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की, ननकी राम कंवर की कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी नहीं लगाया था। तो लापरवाही तो उन्होंने की और आरोप हम पे लगाया। 2012 से लेके सबसे पहली बात यह है कि 2005 से ही केंद्र सरकार ने उसको पत्र लिखा, उसको दबा के रखे। उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो 2012 में लागू किया, और लागू किए तो उसके पूरे तैयारी बिना उसे किया और उसके कारण से ये खामियाजा भोगना पड़ा था। और इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बड़े वक्त। तो पहले नितिन जी और उसके बाद अब आपने मुख्यमंत्री को भी सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि एक के बाद एक लापरवाहियां करते गए। तो राजीव जी क्या शुरू से बंटाधार कर दिया क्या? नहीं, कोई बंटाधार नहीं हुआ। ये इनका गेम प्लान है कि बता दो। ननकी राम कमेटी जी की रिपोर्ट को कोर्ट ने पहले ही देख लिया था। ये कांग्रेस को ये रटाया पटाया गया है कि अरे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट पहुंची नहीं वहां तक। कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट हमेशा एक स्टैंडर्ड पर खड़ी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, 50% से ऊपर नहीं। हाँ नहीं, वो तो रूलिंग है। और उसके बाद मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट पहुंची नहीं ननकी राम के खारिज कर दिया रूलिंग। अरे ये हमारे वकीलों ने पूरी रिपोर्ट दी और हमने तो आदिवासी बंधुओं का आरक्षण बढ़ाया भी, और उसके बाद हम चुनाव भी जीतते। 2008 में भी जीते, 2012 में भी जीते। कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग का समर्थन हमारे पास था, और समर्थन किस लिए था? हमारी नीति और नीयत थी कि आरक्षित वर्गों को न्याय मिले, एकात्म मानवतावाद और एकात्म मानवतावाद का फायदा मिले, हर वंचित को मिले, हर शोषित को मिले। इसके लिए हमारी पार्टी के लागू किया लामबंद थे, कोर्ट में भी थे, और हमारी नीति और नीयत साफ थी। और अभी आपकी नीति और नीयत दिख रही है। नहीं, मुझे तो साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। नीति नियत तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो या तो आपस में आप तय कर लीजिए, फिर कौन बोलेगा। हाँ, अब नितिन जी आप बोल लीजिए। मैंने कहा जनता के हितों में हम काम करते हैं,
कांग्रेस नोट और वोट की राजनीति नहीं करती, जैसा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या राजनीतिक लाभ होगा, 2023 में क्या होगा। हमको 2023 में हमें पूरा विश्वास है, जो हमने काम किया है उस काम के बूते पर जनता अच्छे से आशीर्वाद देगी। और अभी 71+ पे हम काम कर रहे हैं। मैं तो आपको ये भी बोल दूं, सपने देखिए, तो है, सपने देखने पर कुछ नहीं होता, ऊपर सपने देखने की आजादी है, सवाल संवैधानिक अच्छा नितिन जी रुकिए एक मिनट, राजीव जी आप भी रुकिए। लोकसभा ये जो बहस हो रही है रामावतार सर, इसे देख के लगता है कि कमोबेश शायद 23 तक अब यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जाहिर बात है कोर्ट के पास मसला जाएगा, फिर वो सारी चीजें होंगी और एक दिन में तो फैसला आता नहीं है, विस्तार से चीजें देखी जाती हैं, तो 23 तक यही चलने वाला है अब शायद। देखिए, क्योंकि दो बड़े वर्ग हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई अपनी गलती छिपाने के लिए तर्क रखेगा, कोई अपनी अच्छाई बताने के लिए तर्क रखेगा। तीसरी बात जो है कि भारतीय संविधान में आरक्षण का दायरा दिया हुआ है, उसके तहत वो इस सरकार ने एक काम किया कि आरक्षण पे काम किया है, कुछ काम हुए हैं, उन कामों के तहत ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। पिछली सरकारों में इस दिशा में जिस तरह सार्थक कदम उठाना चाहिए था, उन नहीं उठाए और मामला दबा रहा। इस सरकार ने इस दिशा में काम किया तो परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आ पा रहे हैं। अब जाके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो कोई कुछ भी बोल ले, सुप्रीम कोर्ट सभी चीजों को, तथ्यों को देखते हुए सभी ठीक बात है, कोई कुछ भी बोल ले, कितना भी बोल ले, लेकिन अब माने तो सुप्रीम कोर्ट की जाएगी और उसमें देखते हैं कि अब क्या पक्ष रखे जाते हैं, क्या पैरवी रहती है। बहुत धन्यवाद है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया रामावतार सर। जैसे आरक्षण फिक्स है, ऐसे ही डिबेट का टाइम भी फिक्स है और मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।